नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान सेकंड जो हमारा चलेगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कि किन किन जिलों में ये उद्यान फैला हुआ है और क्या क्या परिस्थिति इस उद्यान के साथ संलग्न है। तो देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी दो खूबसूरत जिले हैं मध्य प्रदेश के। इन जिलों में फैला हुआ है। साथ ही जो नागपुर है, महाराष्ट्र का जिला आ जाता है। ये नागपुर महाराष्ट्र के जो जिला है नागपुर, उस जिले में भी इसकी कुछ सीमाएं मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि दो स्टेटों में फैला हुआ मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बताना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच क्यों पड़ा? क्योंकि छिंदवाड़ा जिला से निकलती है पेंच नदी और वो इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश सरकार ने बदलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। तो इसका देखिए, पहला नाम हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसका अगर दूसरा नाम आपसे पूछे तो इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क। इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम था और प्रियदर्शनी उनका दूसरा नाम था, तो उन्हीं के नाम से हमने इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क इसका दूसरा नाम कर दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं मिलेंगे, मध्य प्रदेश में है ही नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो ये तमिलनाडु में आता है, तो ये फंसा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क इसका दूसरा नाम है, पहला नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्यों फैला? क्योंकि ये जो छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ से एक नदी निकलती है, पेंच नदी। ये नदी वहाँ से बहती है राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से, इसलिए इसका नाम परिवर्तित करके पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। देखते हैं कि आगे क्या कहानी बनती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो इतिहास है, इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है। आप सबको तो पता है कि भारत में मुगलों का शासन बहुत लंबे समय तक चला, और मुगलों के शासन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अकबर। अकबर जो शासक हुआ, मुगल का सबसे बेहतरीन शासकों में से एक था। ये निरक्षर था, इसने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, बावजूद इसके एजुकेशन में इसने बहुत कमाल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता भी हिंदुओं को बहुत अधिक प्राप्त थी, मुस्लिमों को तो थी ही थी। बहुत ही अच्छा शासक था। इतिहास में हम जब एक लेक्चर बनाएंगे तब इसमें हम मुगल कालीन सभ्यता को पढ़ेंगे, उसमें ये हम बेहतर इसकी अध्ययन करेंगे कि अकबर ग्रेट क्यों हुआ, द अकबर ग्रेट क्यों कहा हमने इसके बारे में। तो इतिहास में हम देखेंगे कि मुगलों का शासन रहा, मुगलों में अकबर शासन काल था। ये 16वीं शताब्दी के आसपास था। 16वीं शताब्दी में अकबर का शासन रहा, और इसी में एक पुस्तक लिखी अकबर ने, एन ए अकबरी में इस राष्ट्रीय उद्यान की विस्तृत चर्चा की गई है। दस्तावेज भी, साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुगलों के शासन काल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको बताना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की गई है एन ए अकबरी में। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में पहली बार अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया। अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया इसको। अभयारण्य के रूप में विकसित होने के बाद इस राष्ट्रीय उद्यान, आपसे ये पूछा भी सकता है कि कब इसे अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया। तो 1977 में इसे अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल कर लिया। राष्ट्रीय उद्यान ये कब बना, ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना है 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर इसमें कब सम्मिलित हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइगर में बच्चों बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है 1992 और 1993। कुछ पुस्तकों में 1992 लिखा है, कुछ में 1993 लिखा है। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, 1992 या 1993 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया।
प्रोजेक्ट टाइगर को इसमें शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल कर लिया गया 1992 में 1993 तक। इस राष्ट्रीय उद्यान की एक और विशेषता है कि इसमें लगभग 1300 प्रजाति की 1300 प्रजाति के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें औषधि वृक्ष भी शामिल है, इमारती लकड़ियों के वृक्ष भी शामिल हैं। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, जिसका नाम NH7 नेशनल हाईवे नंबर 7, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय लंबा रोड है, ये इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरता है। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 293.850 वर्ग किलोमीटर, इतने बड़े विशाल भूखंड में यह फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 293.850 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। इसी राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड भी बनाया गया है। मोगली लैंड क्यों बनाया गया? क्योंकि एक पुस्तक थी द जंगल बुक जो लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग भारत घूमने आए थे और उन्होंने इसको एक पुस्तक लिखा द जंगल बुक में जो पात्र है मोगली और बगीरा और जो तमाम पात्र हैं, उनके कथानक इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि जो रुडयार्ड किपलिंग की जो पुस्तक है द जंगल बुक, उसके जो कथानक हैं इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं घूमते नजर आए। जैसे मोगली उसमें से प्रमुख कथानक का पात्र था, तो मोगली लैंड इसीलिए उसी की याद में बनाया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में यही विशेषता है कि इसे मोगली लैंड पूरे भारत नहीं विश्व में भी जाना जाता है। एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी जिसमें द जंगल बुक के बारे में बताया गया है और उसमें सिवनी जिले का भी नाम 2-3 बार आया है। तो कह सकते हैं कि ये पूरे इंटरनेशनल तरीके से फेमस है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पहुँच मार्ग है, नागपुर के एयरपोर्ट से लेकर के आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। प्रवेश द्वार की बात करें तो इसमें 2 प्रवेश द्वार मुख्य रूप से हैं। पहला है कर्माझिरी प्रवेश द्वार जो है कर्माझिरी से भी पहुँच सकते हैं, और दूसरा टुरिया एक गांव का नाम है, कर्माझिरी भी एक गांव का नाम है। तो इसके प्रवेश या पहुंचने के लिए 2 गेट हैं। पहला गेट है कर्माझिरी, दूसरा गेट है टुरिया। यहाँ से आप आसानी से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। कब तक खुला रहता है ये राष्ट्रीय उद्यान सैलानियों के लिए जो घूमने आते हैं? तो वहाँ अक्टूबर से लेकर जून तक ये उनके लिए खुला रहता है। देखा आपने, हमने आज पढ़ा पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी और जो महाराष्ट्र का नागपुर जिला है, तीनों जिलों में लगभग फैला हुआ है। इसका जो इतिहास रहा है, मुगलों के अकबर जो एक शासक हुआ, उसने 1600 शताब्दी में ऐन अकबरी में इसका वर्णन किया है। देखिए इतिहास बहुत लंबा पुराना है। 1977 में इसको पहले एक अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया। बाद में सरकार ने 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। 1992 से 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो बाघों के संरक्षण के लिए काम करता है, उसमें इसको सम्मिलित कर लिया गया। इसमें 1300 प्रजाति के लगभग वृक्ष पाए जाते हैं। वो वृक्ष से औषधि या इमारती लकड़ी बनाई जाती है। इसका जो क्षेत्रफल है 293.850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है टोटल। इसमें मोगली लैंड भी सम्मिलित है। मोगली लैंड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई थी, जो एक विदेशी सैलानी था, भारत घूमने आया था। उसके कथानक के पात्र इसी राष्ट्रीय उद्यान से मिलते हैं, इसलिए इसे एक क्या बोल सकते हैं कि जंगल बुक के कथानक के कारण इसे हम मोगली लैंड के रूप से भी जान सकते हैं। दूसरा इसमें है कि प्रवेश द्वार इसके जाने के कौन से हैं? कर्माझिरी, टुरिया, इसके 2 प्रवेश द्वार हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर आप अक्टूबर माह से लेकर जून माह तक सैलानी घूम सकते हैं, जिसमें आप बाघ, तेंदुआ
और जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि हमने आज पढ़ा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए खेद व्यक्त है क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न है। आने वाले समय में हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे और आपको नई नई जानकारी जो मध्य प्रदेश की इतिहास की या मध्य प्रदेश की जानकारियां हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। है तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।